हेलो। तो कैसे बच्चों आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एंड दैट इज कॉलम्स। ओके, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉलम क्या है और इसका यूज क्या है हमारे बिल्डिंग मेंबर्स में। ओके, सबसे पहले देखिए कॉलम क्या है। सो कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। इसे कंप्रेशन मेंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्रेसिव लोड कैरी करता है। ठीक है, हुआ क्या, नेचर के किसी भी वेट का, है ना, जो इम्पैक्ट है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। मीन्स अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं तो ये कैसे जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब अगर कोई भी वेट है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी होगी कि वो नीचे जाने का ट्राई करेगा। और उसका रीजन क्या है, हम सभी जानते हैं, ग्रेविटी। ओके, सो जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ये है कि वो नीचे आने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए था जो बिल्डिंग के उस पार्ट को नीचे आने से रोके। और अगर सपोज कोई चीज नीचे आ रही है एंड समथिंग इज स्टॉपिंग इट, तो क्या होगा कि जो भी रोक रहा है वो कैसा होगा, कंप्रेस होगा, है ना। अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊं तो ये कैसा होगा, कंप्रेस होगा। और जो हमारे बिल्डिंग मेंबर्स का लोड है वो कौन रोक रहा है, कॉलम, है ना। तो अगर लोड रोक रहा है मतलब क्या होगा, उसमें कंप्रेशन आएगा। और इसी वजह से इसे हम बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, आप डेफिनेशन कैसे भी समझ सकते हैं कि लोड की वजह से मेंबर कंप्रेस हो रहा है इसलिए वो कंप्रेशन मेंबर है, या वो कंप्रेसिव लोड्स कैरी कर रहा है इसलिए वो कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या समझना कि कॉलम हमारा एक कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ओके। जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रट्स। कोई भी इंक्लाइंड मेंबर, एनी इंक्लाइंड मेंबर इज नोन एज द स्ट्रट। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसी को, ये सपोज अगर सरफेस मानता हूं और इंक्लाइन प्लेस कर देता हूं तो ये क्या होगा, स्ट्रट। और जब ये इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाता है ना, सपोज अगर इंक्लिनेशन को मैं थीटा से मेजर कर रहा हूं और ये इंक्लिनेशन आपका सरफेस से 90 डिग्री हो जाता है तो वो बन जाता है आपका कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को आप बोल सकते हो कॉलम इज स्ट्रट विद द इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो कॉलम हमने पढ़ लिया, कॉलम क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। और इसका काम क्या है, इसका काम है बिल्डिंग के जो भी मेंबर्स हैं या उन मेंबर्स के ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसको ट्रांसफर करना ग्राउंड तक। ठीक है, सो क्या कौन कौन से मेंबर्स आते हैं इसमें, अगर हम नीचे स्टार्ट करें तो सबसे पहले फाउंडेशन आता है, फाउंडेशन के बाद आपका कॉलम आता है। कॉलम के ऊपर जो भी मेंबर्स है, बीम्स है, आपकी स्लैब है, या फिर स्लैब के ऊपर जो लोड है, लाइव लोड है, ठीक है, या सुपर इम्पोज लोड है, वो सारा लोड ट्रांसफर करता है फाउंडेशन में एंड देन फाउंडेशन ट्रांसफर करती है ग्राउंड। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं कि हमारे कॉलम्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। ओके, तो कॉलम्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, डिपेंडिंग ऑन शेप। ओके, इसमें हमारे पास स्क्वायर कॉलम होता है, रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, सर्कुलर कॉलम होता है, ओके, देन हेक्सागोनल कॉलम होता है। ओके, इसके बाद कुछ डिफरेंट शेप्स के कॉलम होते हैं, जैसे हमारे पास एल शेप का कॉलम होता है, ठीक है, एंड देयर इज अ कॉलम ऑफ टी शेप, देन द कॉलम ऑफ आई शेप। ओके, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन शेप। ओके, पहले एक कॉलम यूज होता था, अभी
कम दिखता है बट जान लो। कॉलम ऑफ स्वास्तिक शेप, ठीक है। सो ये कुछ शेप्स हैं, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हो यार, कोई कंपल्सन नहीं है इसमें, इनफैक्ट स्ट्रक्चरली कंपल्सन नहीं है, ठीक है। डिजाइन वाइज आपको चूज करना होता है कि आपकी डिजाइन के साथ मर्ज कौन सा कॉलम कर रहा है, कौन सी शेप कर रही है, ठीक है। सो सेकंड क्लासिफिकेशन जो रदर हमारे लिए स्ट्रक्चरली मोर इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। ओके, अब साइज के हिसाब से हमारे पास मेनली दो कॉलम, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ चुके हो बट फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या होता है। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो पर, जिसे हम डिनोट करते हैं लेंथ। एंड स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस क्या है थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं इसे। सपोज ये अपना कॉलम है, ओके, सो देखिए, एक तो ये वाली डायमेंशन है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। वैसे जो हमारी जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है, या जिस भी डायमेंशन में हमारा लोड ट्रांसफर हो रहा होता है ना, या फिर और प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि लोड का जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, वो डायरेक्शन होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। बीम में क्या होती है? बीम में ये लेंथ हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है और कॉलम में ये वाली लेंथ हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइट वाली डायरेक्शन है, दिस इज ऑल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इन द केस ऑफ कॉलम्स। इसके परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, ये दोनों होगी हमारी लेटरल डायमेंशन, ठीक है। सो मतलब कॉलम में हमारी दो लेटरल डायमेंशन है, आपको इसे भी मानना है, इसे भी मान लो, इसे भी मानना है, इसे भी मान लो, या जैसे भी आपको जो भी विड्थ डेप्थ माननी है, बस ये दो लेटरल डायमेंशन है। तो इनमें से जो छोटी होगी, यानी बी और डी में जो भी लीस्ट होगी, वो आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। दूसरा टर्म यहाँ पर आ जाता है इफेक्टिव लेंथ। अब ये क्या होता है? देखिए, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? सपोज मैं अगर कॉलम बनाता हूँ, इसको मैंने दोनों तरफ से सपोर्टेड कर दिया है। वैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है इसमें, कभी एक तरफ से पिंड होता है, कभी दोनों तरफ पिंड होते हैं, कभी दोनों तरफ, एक तरफ आपका फिक्स होता है, दूसरी तरफ फ्री होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अगर हम सिर्फ ये कंडीशन देखें तो क्या होगा इसमें, जहां पर सपोर्ट होता है, ठीक है, वहां पर लोड का इम्पैक्ट कम आता है। जितना ज्यादा सपोर्ट उतना ज्यादा इम्पैक्ट कम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज अगर मैं यहां पर लोड लगाऊं, ठीक है, तो ये जितना ज्यादा टाइटली यानी और स्ट्रांगली ये बॉन्ड होगा, उतना ही कम इम्पैक्ट आएगा, मतलब चेंज उतना ही कम आएगा। सपोज अगर एक वायर है, उसको बहुत टाइटली खींच के बांधा गया है और आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो डिफ्लेक्शन बहुत कम आएगा। अगर उसे थोड़ा सा लूज बांधा गया है तो उसी फोर्स पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। सेम होता है कॉलम के साथ भी, ये जितना कनेक्शन या जो सपोर्ट है वो जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, इम्पैक्ट उतना कम आएगा, है ना। तो फिक्स सपोर्ट जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है सपोर्ट्स में, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना कुछ पार्ट तक नहीं आता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहती है उसके बाद इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो पार्ट कुछ ऐसा बन जाता है, मतलब इम्पैक्ट कितने पार्ट में आया? इतने पार्ट में, ठीक है। बाकी पार्ट में इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। सो ये वाली जो लेंथ है ये होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको कोई डाटा याद नहीं करना है, ठीक है। वो आपको मिलेगा, कोड में दिया हुआ है पेज नंबर
ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसकी अलग से एक टेबल दी हुई है, पेज नंबर 84 एंड टेबल नंबर IS 28 है। ठीक है, कोड आपको पता ही है IS 456/2000। ओके, हम अभी इसके बारे में भी बात करते हैं, बट पहले आप समझ लो कि ये वाला टर्म आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। अगर सपोज ये सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, तो सर्किल में तो सिर्फ एक डायामीटर ही है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है आपकी जो हाइट होगी कॉलम की, और दूसरी लेटरल डायमेंशन है, मतलब दो लेटरल डायमेंशन नहीं होंगी, सिर्फ एक ही लेटरल डायमेंशन होंगी, क्योंकि दोनों एक्सिस में सिर्फ डायामीटर मिलेगा आपको, है ना। अगर इसी को मैं सर्कुलर बना देता हूँ तो ये भी डी है, ये भी डी है ना, दोनों ही डायामीटर है। तो वहां पर आपको लीस्ट नहीं देखना है, सिर्फ डायामीटर यूज हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी लेटरल डायमेंशन है आपकी, उसमें से जो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटी है, वो यहाँ पर यूज होनी है। ऑलराइट, ओके। अब हम बात करते हैं इस टेबल की एल इफेक्टिव वाली। इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। एक तो वैल्यू है जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला से निकाली गई होगी। दूसरी रिकमेंडेड वैल्यू है, मतलब ऐसे टेबल है, यहाँ पर आपका कनेक्शन और उसका टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू दी है, यहाँ पर रिकमेंडेड वैल्यू दी है। ये रिकमेंड किसने किया है? ये किया है कोड ने, IS 456/2000। तो जब भी आप डिजाइन करोगे आपको ये वाली वैल्यू देनी है। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है 0.6L, L क्या है? टोटल लेंथ, 0.85L और 1.0L, जो भी है ना। अगर सपोज आपको लेंथ दी है तो आप इफेक्टिव लेंथ निकाल लो। अब यहाँ पर वैल्यूज का क्या मतलब है? इसमें वैल्यूज दी है कुछ इस तरीके से। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। The example is the column is held in position in both ends and restrained against rotation at one end or both the ends, जैसा भी दिया हो। मतलब दो चीजें, एक तो held in position और दूसरा restrained, है ना। दो वर्ड आते हैं यहाँ पर। अब held in position का मतलब क्या है? दो कॉलम है तो मतलब उसको आप दो जगह से, है ना, एक तो नीचे वाली सरफेस, एक ऊपर वाली सरफेस, यही यहाँ पर दो कनेक्शन होंगे कॉलम के। तो कभी कभी क्या होता है, एक तरफ फिक्स कर देते हैं हम, एक तरफ फ्री कर देते हैं, ऊपर नहीं है ना, या एक तरफ फिक्स कर देते हैं, दूसरी तरफ पिन पॉइंटेड कर देते हैं। अगर आप कोई भी सपोर्ट, चाहे वो पिन पॉइंटेड हो चाहे वो फिक्स हो, कोई भी सपोर्ट अगर आप लगा रहे हो दोनों साइड, तो इसका मतलब कि आपने उसकी पोजीशन फिक्स कर दी है ना। मतलब मैं आपको एक सपोज यहाँ पर बोर्ड है आपका, वुडन बोर्ड, आपने थंब पिन से एक पेपर लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी पोजीशन फिक्स है, बट क्या वो मूव नहीं कर सकता है? आप इमेजिन करिए, एक पिन से आपने एक पेपर लगाया है, तो पोजीशन तो फिक्स कर दिया है आपने उसकी, बट क्या वो मूव नहीं कर सकता है? दैट मूवमेंट इज रिस्ट्रेंट, है ना। जितना ज्यादा वो इसको रजिस्ट करेगा उतना ज्यादा रिस्ट्रेंड है। और रजिस्ट कौन करेगा? जब कॉलम आपका फिक्स होगा कनेक्शन में। तो वो इसी तरह कंडीशन दी है कि दोनों तरफ पोजीशन में पोजीशन फिक्स कर दी गई है, बट एक तरफ आपका रिस्ट्रेंड है, मतलब यहां से मूवमेंट अलाउड नहीं है, यहां से मूव हो सकता है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट कंडीशन दी होगी, आपको यहाँ पर बस चेक करना है कि आपकी कंडीशन कहाँ पर किस कॉलम में फॉल करती है, और वो वाली वैल्यू आपको इफेक्टिव लेंथ के लिए ले लेनी है। आई होप कि क्लियर है। ऐसा ही दिया होगा, कॉलम इज हेल्ड इन पोजीशन इन बोथ द एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड इन वन एंड और टू एंड। क्लियर है? आई होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर है। तो हम स्लेंडरनेस रेशियो तक पहुंच गए हैं। अब कैसे होगा शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम? अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 है तो आपका कॉलम शॉर्ट हो जाता है। अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है तो आपका कॉलम लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ओके, सो हमने क्लासिफाई कर लिया कॉलम्स को, हमने इफेक्टिव लेंथ समझ ली, ठीक है, हमने शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम भी समझ लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म में, एंड दैट इज reinforcement in columns. Next topic is
ओके, सो नेक्स्ट इज reinforcement in columns. ओके, सपोज ये कोई कॉलम, रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट का काम है, हम जब बीम की बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर बीम बनाता हूँ और ये रेनफोर्समेंट है, तो बीम में रेनफोर्समेंट कैसे की? टेंसाइल वाले, टेंशन वाले पार्ट में थी, जहाँ पर टेंशन आ रहा था वहाँ पर आपकी रेनफोर्समेंट थी। बट कॉलम में कहीं पर भी टेंशन आता ही नहीं है ना, क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन कैरी कर रहा है, तो सारे पार्ट में क्या ही आएगा? कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट आप लगाओगे वो रेनफोर्समेंट भी किसमें होगी? कंप्रेशन में। ठीक है, यहां पर टेंसाइल रेनफोर्समेंट थी, यहां पर कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट होगी। अब दो तरीके की रेनफोर्समेंट होती है। एक रेनफोर्समेंट तो कंफर्म है, ये जो रेनफोर्समेंट हम लगाते थे कौन सी रेनफोर्समेंट थी? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगेगी, अब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी है? हाइट। तो मतलब जो यहां पर रेनफोर्समेंट लगेगी वो कैसी रेनफोर्समेंट होगी? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन रेनफोर्समेंट। तो पहला आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, क्योंकि जो लोड कैरी करने वाला पार्ट है वो यही कैरी करता है। ठीक है, ओके। सो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स, अगर सपोज एक बॉक्स बनाओ आप, ठीक है, और उसमें वुडन स्टिक ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, और उसको आप सपोज कॉटन से फिल कर दो और वुडन स्टिक छोड़ दो। जब लोड लगाओगे तो क्या होगा? लोड लगाओगे तो वो वुडन स्टिक अपनी प्लेस छोड़ सकती है ना, क्योंकि या फिर हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, यहाँ पर गैप इतना है, यहाँ पर कम हो जाए, ठीक है, या फिर किसी और फॉर्म में बिल्ड हो सकता है, यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, मतलब उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो चेंज हो सकता है ना। सो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया? हमने इनके बीच में टाइज लगा दिया ताकि ये इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बदले नहीं लोडिंग के बाद। अब ये टाइज देखो, हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर लग रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? लेटरल। तो इनको हम बोलते हैं, इन टाइज को हम बोलते हैं लेटरल टाइज। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की रेनफोर्समेंट आ गई है, पहले तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी लेटरल, और इन्हीं लेटरल रेनफोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं? लेटरल टाइज। ओके, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं पहले लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम, ठीक है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स है वो होती है 4। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ मिनिमम की, आप समझिए, मैं अभी समझाता हूं कैसे रेनफोर्समेंट आएगी। क्यों? क्योंकि हमें हर एक कॉर्नर पे एक रेनफोर्समेंट बार तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सपोज आप 20 mm की रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं और आपकी नंबर ऑफ बार्स आ गई 6, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, पहले तो 6 mm यानी 4 + 2, तो जो 4 है वो तो आप कॉर्नर पे लगा दोगे, है ना, और जो बाकी की 2 बचेंगे उन्हें किसी फेस में, है ना, मतलब 4 फेस होंगे तो आमने सामने वाले किसी 2 फेस पे लगा सकते हो। ठीक है, आप सपोज ये ऑड नंबर में आया, 5 आया, तो क्या करो? ये क्या है? 4 + 1, 4 तो आपको कॉर्नर पे लगानी ही लगानी है, वो क्या है? मस्ट है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद अगर 20 mm डाया बार है ना, तो इसको आप 10 mm के 2 बार्स लोगे और फिर से उन्हें क्या करोगे? सामने वाली फेस में लग दो। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो हमें मिनिमम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अगर आप कॉलम बना रहे हो तो उसमें मिनिमम बार्स कितनी होनी चाहिए, 4। और अगर यही सर्कुलर बना रहे हो तो ये होनी चाहिए 6। इससे कम नहीं हो सकती है। अगर आप कैलकुलेट करके जब हम आगे अभी डिजाइन करेंगे तो हो सकता है वैल्यू कम आ भी रही है, तब भी आपको मिनिमम इतना प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए जो रेनफोर्समेंट बार्स आप यूज करोगे दैट कैन बी 16, 18, 20 एंड 25 फॉर कॉलम्स। कॉलम्स के लिए जो डायमीटर ऑफ बार होगा वो 16, 18, 20 या फिर 25 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट है ये है 0.8% ऑफ टोटल एरिया। जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉलम का उसका 0.8% तो होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और जो मैक्सिमम है दैट इज 6% ऑफ टोटल एरिया। जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो दैट वुड बी 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो आई गेस आपको लॉन्गिट्यूडनल बार्स समझ में आ गई। अब जैसे हम बीम में करते थे, बीम में हम क्या करते थे, कुछ क्लियर कवर लेते थे, है ना, उसके बाद हम यार देखो अगर आपने यही सरफेस पे यहीं पर रेनफोर्समेंट लगा दी तो जैसे ही लोड लगेगा ना रेनफोर्समेंट बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसे पीछे से कहीं सपोर्ट तो है नहीं किसी मटेरियल का, है ना, बिल्कुल फेस पे लगाया हुआ है आपने, तो जैसे ही बेंड होगा बाहर निकल आएगी। अगर थोड़ी बहुत कंक्रीट होगी तो उसे ब्रेक भी कर देगी। तो हम कुछ डिस्टेंस अंदर लगाते हैं, सपोज ये डिस्टेंस है, और इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम बोलते थे क्लियर कवर, और यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है 40 mm। आपको हमेशा वैल्यू क्या लेनी है, 40 mm। ठीक है, और ये कोड में गिवन है, आप वो क्या देखोगे, आप याद ही कर लो इसे। जो हम कॉलम्स में क्लियर कवर लेते हैं दैट इज 40 mm। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट लेटरल टाइज। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में बात हो गई। अब जो लेटरल टाइज है ना उनका वो लोड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, मतलब वो कोई लोड कैरी नहीं कर रही। उनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है वो अपनी जगह पे बनी रहे। ठीक है, सो अगर सिर्फ इतना काम है तो हमें दो चीजें चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, पहले तो वो कौन सा डाया है जिससे हम अपनी लेटरल टाइज बनाएंगे, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हम कितनी कितनी स्पेसिंग में लगाएंगे। हम बिल्कुल पास पास तो नहीं लगाएंगे ना, हमें बहुत ज्यादा होगी। हमें अगर सिर्फ स्पेसिंग के लिए चाहिए, मतलब प्लेस्ड रहे वो एक इक्वल स्पेस में, सो दो चीजें होती हैं। जो ये स्पेसिंग है कि कितनी कितनी दूर लगाएंगे वर्टिकली, उससे हम बोलते हैं पिच, है ना। और जो डाया है उसको तो हम डाया ही बोलते हैं। सो डाया ऑफ लेटरल टाइज क्या होता है, किसी भी केस में, ठीक है, that cannot be less than, that shall not be less than 1/4 of dia of longitudinal bars। यहाँ पर फाई क्या है, longitudinal bars। 1/4 से कम नहीं हो सकता है। एंड 6 mm, सपोज अगर आपने 16 लिया है तो 4 mm से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू है 6 mm एंड 1/4। ठीक है, अब इनको समझिए, इन दोनों में से हम कैसे जज करेंगे। अगर सपोज ये वैल्यू आपकी 25 समझ लो यहाँ पर सपोज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट समथिंग, है ना। बट 6 से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, 6 से ज्यादा नहीं लेना है और इससे कम भी नहीं लेना है, 6 से कम भी नहीं लेना है। सो अगर ये 1/4 है, सपोज आपका 16/4 है, तो 4 mm का आपका डायमीटर ऑफ बार आ गया। अगर ये 6 से ज्यादा होता है तो आप इसको 6 पे रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, वरना तो आपको पता ही है 1/4 ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। क्लियर? ओके, नेक्स्ट
पिच क्या होती है? पिच के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, दैट इज 300 mm, सेकेंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ठीक है, एंड 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल बार, 16 टाइम 5 स्मॉल, ठीक है, होप सो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा, ओके। 5 स्मॉल का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर हमने 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी थी ना, सपोज 5 बार से आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपने 20-20 की तो 4 कर दी थी और 10-10 की 2 कर दी थी, यानी 2 डाया हो गए, 20 mm एंड 10 mm। तो यहाँ पर जो क्या करोगे आप, 16 × 10 मतलब 160, है ना। अगर सेम है 20-20 mm ही प्रोवाइड कर रहे हो तो 16 × 20 मीन्स 320। और यहाँ पर बड़ी वाली यानी स्मॉल नहीं, यहाँ पर जो लार्जर डाया है वो यूज करोगे, 1/4 ऑफ लार्जर डाया। पता चला आपने 1/4 ऑफ 10 कर दिया, 2 mm की बार आ गई, उसको तो बांधने के लिए भी यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, सो लेटरल डाइज की 2 चीजें हैं, डायामीटर एंड पिच, है ना। पिच के लिए 3 चीजें हैं, 300 mm, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड 16/5 ऑफ स्मॉलर डाया। अगर आप यूज कर रहे हो मल्टीपल डायमीटर्स इन योर कॉलम, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो जो आप लॉन्गिट्यूडनल डाया यूज कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो, उसका डाया यहाँ पर यूज कर दोगे। इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, यानी लीस्ट वैल्यू होगी, वो हो जाती है आपकी पिच। इन तीनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी वो बन जाती है आपकी पिच। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रेनफोर्समेंट, कि हम रेनफोर्समेंट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं एंड कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, ओके, लास्ट टॉपिक अब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोड आपका कॉलम कैरी कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए 2 मटेरियल है आपके कॉलम में, एक क्या है कंक्रीट, दूसरा क्या है स्टील, यही दोनों चीजें हैं। तो जो टोटल लोड कैरी करेगा वो क्या होगा, लोड जो कंक्रीट कैरी करेगा प्लस लोड जो स्टील कैरी करेगा, है ना। तो अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम निकालना है तो लोड जो कंक्रीट कैरी करेगा प्लस लोड जो स्टील कैरी करेगा, ठीक है। ओके, अब कंक्रीट क्या लोड कैरी करेगा, लोड इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी स्ट्रेस जो कंक्रीट कैरी कर रहा है और जो एरिया है कंक्रीट का, ठीक है, सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। अब कंक्रीट किस में है, कंप्रेशन, क्योंकि कॉलम है सब कुछ ही कंप्रेशन में होगा, तो स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, प्लस स्टील क्या कैरी करेगा, स्टील की स्ट्रेस जो कैरी कर रहा है, और स्टील भी यहां पर किस में, कंप्रेशन में, तो सिग्मा एस सी, यानी स्टील इन कंप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। इसे एएस या एसी आपको जो मन हो वो लिख सकते हैं। तो ये हो गई टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। अब देखो यहां पर मैं स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से समझो। हमने जो वहां पर जब हमने बीम यूज किया था तो वहां पे हमने सिग्मा सीसी नहीं यूज किया था, हमने यूज किया था सिग्मा सीबीसी कॉमा सिग्मा एसटी। सिग्मा सीबीसी क्यों यूज किया था, कंप्रेशन की वजह से बीम में जो बेंडिंग हो रही थी वो स्ट्रेस थी सिग्मा सीबीसी, ठीक है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ
कंक्रीट इन कंप्रेशन, है ना। मतलब यहाँ पर क्या था, फेलियर किस में हो रहा था, बेंडिंग में हो रहा था। हमने डिजाइन ही पूरा बीम और स्लैब अपना बेंडिंग रजिस्ट करने के लिए किया है। सो यहाँ पर जो स्ट्रेस थी वो कंप्रेशन में की वजह से जो बेंडिंग हो रही थी उसकी वजह से, है ना। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंप्रेशन है, कोई बेंडिंग एंडिंग नहीं हो रही है। तो सिग्मा सीबीसी क्या होगी, स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। और आपने जिस टेबल से ये वैल्यू देखी थी उसी टेबल में अगला कॉलम दिया हुआ है, पेज नंबर 81 में है टेबल, पेज नंबर 81 में टेबल है। एक तरफ बेंडिंग में दी है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरी तरफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस दी है। आपको यूज करनी है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसकी वैल्यूज थोड़ी डिफर होती हैं। फॉर M10 इट इज 2.5, फॉर M20 it is 15, for M15 it is 4, for M20 it is 5, for M25 it is 6, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल नंबर पेज नंबर 81 मैंने आपको बता दिया है, वहां पर आपको टेबल दी है, वहां से वैल्यू देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट बस ये याद रखना कि हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो स्ट्रेस होगी वो डायरेक्ट कंप्रेशन में होगी, क्योंकि कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। सो हमें जो स्ट्रेसेस यूज करनी है वो भी डायरेक्ट कंप्रेशन में यूज करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर जो स्टील यूज करते थे वो स्टील टेंशन में होता था, ठीक है। अब जो हम स्टील यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो स्टील आपका कंप्रेशन में है, ठीक है। सो अगर स्टील कंप्रेशन में है तो हमें वही वाली स्ट्रेस यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो स्टील में ज्यादा ग्रेड है नहीं, सो आप याद कर सकते हो। फॉर Fe250 it is 130 and for Fe415 it is 190। बट ये भी आपको पेज नंबर कहाँ लिखा है मैंने, 82 में, बिल्कुल नेक्स्ट पेज में जहां स्टील के बारे में लिखा हुआ है वहीं पर लिखा हुआ है कि आपका Fe250 यानी माइल्ड स्टील या फिर HYST बार्स यानी Fe415 के लिए आपकी सिग्मा सीसी यानी स्टील इन कंप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, मुझे लग रहा है याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोड कैरिड बाय कंक्रीट प्लस लोड कैरिड बाय स्टील बिकम्स द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, ओके। एंड सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी की वैल्यू आपको कोड से मिल जाएगी, ठीक है। मेनली दिस इज फॉर द शॉर्ट कॉलम। अगर ये लॉन्ग कॉलम की बात होती है तो एक इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी लॉन्ग कॉलम के लिए हो जाती है सिग्मा सीसी इंटू एसी प्लस सिग्मा एससी मल्टीप्लाइड बाई एएससी, ठीक है। और ये आता है आपका, इसे हम बोलते हैं करेक्शन रिडक्शन फैक्टर, एंड इसका फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव माइनस थोड़ा सा गलत हो गया फॉर्मूला, दैट इज 1.25 माइनस एल इफेक्टिव, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48p। यहाँ पर जो b है फिर से लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जो भी लेटरल सबसे छोटी डायमेंशन हो वो आपको यहाँ पर यूज करना है। 125 कांस्टेंट है, एल इफेक्टिव आपको पता है टेबल से मिलना है, सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी, आपको सीआर की वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी लॉन्ग कॉलम की, ओके। एंड इसकी वैल्यू भी आपको ये भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सेम पेज नंबर 81 में 3.3 आर्टिकल है, उसमें आपको ये वैल्यू गिवन है। सो सारी वैल्यूज कोड में है, आपको फॉर्मूलाज कोई नहीं याद करना है, बस समझ लीजिए, ओके। So load carrying capacity for the short column is sigma CC AC plus sigma SC into SC, and for the long column multiplied by CR. And what is the CR? It is reduction factor. Reduction factor. Okay. So I guess कि जितना इंट्रोडक्शन पार्ट था कॉलम का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिजाइनिंग स्टेप्स डिस्कस करेंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कॉलम, ओके। सो टिल देन थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, ओके। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।